गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करती हूँ कि सब बच्चे ठीक होंगे, स्वस्थ भी होंगे अपने घर पे। बच्चे, जैसा कि आप सबको पता है कि सीबीएसई ने आपका काफ़ी हद तक सिलेबस रिमूव कर दिया है सभी सब्जेक्ट्स का, 30% के समथिंग। तो आई होप कि आप सब ने अपने अपने क्लास ग्रुप्स में उसको चेक किया होगा कि कौन से चैप्टर रिमूव हो गए हैं और कौन से चैप्टर अभी बचे हैं। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो हिस्ट्री है, हमने उसमें से इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया था, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन ओनली फॉर द इंटरनल असेसमेंट ऑफ स्कूल। तो सो on our next chapter, now we are moving on our next chapter, that is from geography and its name is manufacturing industries. जैसा कि हमने अपने सेक्टर्स इकोनॉमिक्स में हमारा एक चैप्टर था सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसमें हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कुछ भी नाम हम उसको दे सकते हैं। उसी तरीके से उसी तरह की चीज़ें इसमें आएंगी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का विनिर्माण करना, उसको यूजेबल रॉ मटेरियल से यूजेबल प्रोडक्ट बनाना। क्योंकि डायरेक्टली तो आप कोई भी चीज़ पेड़ों से तोड़कर ना तो पहन सकते ना खा सकते, उन चीज़ों को हमें बनाना पड़ता है। जैसे हमने क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था, फाइबर क्रॉप्स, रबड़, नॉन फूड क्रॉप्स, इस तरीके की चीज़ें। इसी तरीके से हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। बेटा, जैसे ही हम अपनी बुक ओपन करते हैं, एक छोटी सी स्टोरी पहले उसमें शुरुआत में है कि वो हम अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा अपने फादर और मदर के साथ मार्केट जाता है त्योहारों के टाइम में, तो हम देखते हैं कि कितनी चीज़ें हैं, जूते हैं, कपड़े हैं, बर्तन हैं, मिठाइयाँ हैं, हज़ारों चीज़ें मार्केट में अवेलेबल होती हैं। तो वो बच्चा इन चीज़ों को देखकर सोचता है कि इतनी सारी चीज़ें अचानक से कैसे 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 बनती हैं, कहाँ से बनती हैं, हाथ से तो नहीं बन सकती। तो उन सब चीज़ों का आंसर क्या है कि हम ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तैयार होती हैं। तो हम सबसे पहले करेंगे मैन्युफैक्चरिंग, डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन क्या है? टू मेक समथिंग इन लार्ज क्वांटिटीज़। इस डेफिनेशन को आपने लिखना है। डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज़ टू मेक समथिंग इन लार्ज क्वांटिटीज़ बाय यूजिंग मशीन्स। टू मेक समथिंग इन लार्ज क्वांटिटीज़ बाय यूजिंग मशीन्स। मशीनों के प्रयोग द्वारा लार्ज क्वांटिटी में कुछ भी बनाने को हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। आई विल रिपीट इट अगेन। डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज़ टू मेक समथिंग इन लार्ज क्वांटिटीज़ बाय यूजिंग मशीन्स। मशीनों के प्रयोग से ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा मात्रा में सामान को बनाना। अब व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग? क्या ज़रूरत है इसकी? मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत क्या है? इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी? क्या महत्व है इसका? इम्पॉर्टेंस में फर्स्ट पॉइंट आपका आएगा, बेटा पॉइंट अपने साथ साथ नोट कीजिए। कुछ बच्चे आए भी थे अभी कि मैडम नहीं, हम कैसे पढ़ें, कैसे करें, रिटन वर्क तो हम कर लेते हैं। जब वीडियो सुनते हो, वीडियो ज़रूर सुनना है और ध्यान से सुनना है, एटलीस्ट 2 और 3 टाइम्स सुनना है। सुनने के बाद उस पर कमेंट करो, उससे मुझे पता चले कि कितने बच्चों ने इसको सुना है। तो बच्चे, इम्पॉर्टेंस है, क्या महत्व है मैन्युफैक्चरिंग का, इसकी ज़रूरत क्या है? पहला है हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। इसमें आप यही पॉइंट्स अपनी नोटबुक में भी लिखे हुए होने चाहिए, तभी मुझे पता चलेगा। ऐसा नहीं कि कॉपी उठाई, नोटबुक उठाई और वहीं से कहीं से भी उसको कॉपी कर दिया हमने। हमें फर्स्ट पॉइंट में लेना है हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में। मॉडर्नाइज मतलब नए नए मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज़ करके जो हम एग्रीकल्चर को बढ़ावा देते हैं, उसमें नई नई तकनीक का प्रयोग करते हैं, इसमें बढ़ावा मिलता है, इसमें सहायता होती है मैन्युफैक्चरिंग से। दूसरा है रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑन पीपल ऑन एग्रीकल्चर बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब्स। अब हमने देखा कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में 60% के समथिंग हमारे पॉपुलेशन इसमें इंडल्ज है जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करते हैं, बिकॉज इंडिया इज़ बेसिकली अ एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री। तो इसमें एक है कि जॉब्स प्रोवाइड होती हैं, इंडस्ट्रीज़ खुलती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ खुलती हैं, लोगों को उसमें काम मिलता है। तो जो डिपेंडेंसी केवल एग्रीकल्चर पर है वो कम हो जाती है और उनको जॉब्स भी मिल जाती हैं। मीन्स एग्रीकल्चर के साथ साथ वो बाकी के जो लोग हैं जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हैं और जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो इंडस्ट्रीज़ में जॉब्स पाकर अपना जो
अपने आप को पैसे भी मिलते हैं उनको और उनको जॉब्स भी मिलती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भी ओवर होती है। दूसरा है जीडीपी में और ज़्यादा बढ़ावा होता है। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो हमारी जीडीपी की ग्रोथ को बढ़ाता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में 17% जीडीपी जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से बिलोंग करती है। हमारे देश की 17% जीडीपी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर से आती है। तो मतलब हमारे देश की जो 17% जीडीपी है वो बेस है हमारी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, और बाकी की 10% जो है फ्रॉम माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, इस तरह की चीज़ों से हमारी 10% जीडीपी जो है जनरेट होती है। तो एक वन वर्ड क्वेश्चन और इसमें से निकलता है कि कितने परसेंट जीडीपी का हमारा जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता है, वो है हमारा 17%। बेटा फिफ्थ पॉइंट हमारा रहेगा कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट और पावर्टी रिड्यूस होती है। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से इसकी एक इम्पॉर्टेंस और है कि इसमें पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को हम रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं, अब रॉ मटेरियल और ट्रेडिशनल मेथड से चीज़ों को बनाने में ज़्यादा हम क्वांटिटी में उनको नहीं बना सकते, लेकिन जैसे ही हम इंडस्ट्रीज़ में जाकर उस प्रोडक्शन करते हैं तो वो प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, उससे हमारे ट्रेड को बढ़ावा मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो हैं उनसे हमारा जो ट्रेड है वो एक्सपेंड होता है, उसे बढ़ावा मिलता है। तो हम इसमें 5 पॉइंट्स आप लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट मैं आई विल रिपीट अगेन कि आपको फिर से इम्पोर्टेंस इसकी बता दूं, डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस। आज हमने किया, पहले डेफिनेशन सुनी, फिर हमने किया इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सबसे पहला है हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, दूसरा है रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चरल बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब्स, थर्ड है हेल्प्स इन रिमूविंग द अनएम्प्लॉयमेंट एंड पावर्टी, फोर्थ पॉइंट आपका रहेगा इट गिव्स 17% टू अवर जीडीपी, एंड फिफ्थ पॉइंट रहेगा मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एक्सपेंडेड आवर ट्रेड। नेक्स्ट अब हमारे पास है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ टू नेशनल इकोनॉमी। इसके बारे में भी हमें बताना है कि हमारे देश की जो राष्ट्रीय इकोनॉमी है उसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का क्या योगदान है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला हमारा होगा कि एग्रीकल्चरल से हटाकर लोग एग्रीकल्चरल के साथ साथ उसमें जॉब्स भी कर सकते हैं और हमारा ट्रेड भी उससे एक्सपेंड होगा, रिड्यूस द पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें हम कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी में भी देंगे। और सबसे मेन पॉइंट इसमें देंगे कि इंडस्ट्रीज़ आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ जीडीपी। अगर हमें अपने देश की जीडीपी को इंक्रीज़ करना है, बढ़ाते रहना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंडस्ट्रीज़। अब हम ये देखेंगे कि इंडस्ट्रीज़ की जो लोकेशन है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। इंडस्ट्रीज़ हम कहाँ एस्टेब्लिश करें? क्या हम अपने घरों में इंडस्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश करते हैं या अपनी जहाँ पे हम रहते हैं उसके साथ में ही एस्टेब्लिश कर सकते हैं? नहीं, इंडस्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश करने के लिए एक प्रॉपर वे आउट तैयार किया जाता है, उसमें 5 पॉइंट्स मेन हैं। अब इंडस्ट्रियल लोकेशन किस प्रकार की होनी चाहिए उसके 5 पॉइंट्स मैं आपको नोट डाउन करवाऊँ और आप लिखिए उनको। उसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा कि प्रॉपर प्लेस ऑब्लिक लैंड, दोनों चीज़ें हम लिख सकते हैं, कुछ भी डालिए आप उसमें। प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। प्रॉपर प्लेस मीन्स जो एरिया है वो प्रॉपर होना चाहिए। वहाँ पर सेकंड पॉइंट में आएगा कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, पास में ही इस तरह का एरिया होना चाहिए जिससे कि आसानी से हम रॉ मटेरियल को वहाँ से ला सकें। थर्ड है चीप लेबर, हमें ऐसी इंडस्ट्रियल लोकेशन फाइंड आउट करनी पड़ती है जिसमें कि लेबर हमें चीप, इंडस्ट्रीज़ के अनुकूल हमें चीप लेबर मिल सके। चीप लेबर का मतलब होता है कम पैसों में हमें लेबर मिल सके। लेबर का मतलब होता है जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं। उसके बाद है रनिंग कैपिटल मीन्स मनी। देन पावर एंड मार्केट, रेगुलर सप्लाई ऑफ पावर, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल थिंग है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री के लिए। जब हम इंडस्ट्री के लिए लोकेशन फाइंड आउट करते हैं तो हम इस तरह की लोकेशन देखते हैं जिसमें रेगुलर सप्लाई ऑफ पावर रहे, क्योंकि हमें उसमें बिजली के उपकरण, बिजली की मशीनें चलानी है जिन्हें हम पावर लूम्स कहते हैं। पावर लूम्स का मतलब होता है जो बिजली से चलने वाली मशीनरी होती है।
क्योंकि वहाँ प्रोडक्शन जो होगी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जब लगेगी तो उसमें पावर लूम्स लगेंगे, तो पावर लूम्स को चलाने के लिए पावर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें ऐसा एरिया फाइंड आउट करना पड़ता है जहाँ रेगुलरिटी में पावर रहे। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। अब हमने इंडस्ट्री स्टार्ट कर ली और हमारे पास रॉ मटेरियल भी आ गया, लेबर भी मिल गई, बट उसके बाद अगर हमारे पास ट्रांसपोर्ट नहीं है और उसकी मार्केट नहीं है तो उसका हमारे पास कोई यूज़ नहीं है। वो प्रोडक्ट वहीं इंडस्ट्री में ही थोड़ा पड़ा रहेगा, वो इंडस्ट्री से वो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए मार्केट में पहुंचेगा और मार्केट से वो शॉप्स वाले लोग उनको लेके जाएंगे और शॉप से हम लोग उसको अपने घर लेकर आते हैं। तो इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए हमने कौन सी 5 चीज़ें देखी बेटे? जहाँ इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होती है वहाँ साथ साथ में लोग भी रहते हैं। अर्बेनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब उद्योगीकरण, अर्बेनाइजेशन मीन्स शहरीकरण, शहरों का विकास और उद्योगों का विकास, ये साथ साथ चलते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बेनाइजेशन गो हैंड टू हैंड। तो इसके लिए इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए मैंने 5-6 चीज़ें आपको बताई हैं। पहला है प्रॉपर प्लेस और लैंड, दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, थर्ड इज़ चीप लेबर, फोर्थ रनिंग कैपिटल पब्लिक मनी, एंड देन पावर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। ये सारी चीज़ें जब तक नहीं होंगी तो एक अच्छी इंडस्ट्री की लोकेशन एस्टेब्लिश नहीं हो सकती। जैसा कि आप देखते हैं कि सिटीज़ में प्रोवाइड मार्केट एंड ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज। अब शहरों के पास जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, शहरों से बाहर रेजिडेंशियल एरिया में कोई भी इंडस्ट्री नहीं होती, शहर से थोड़ा सा बाहर होती हैं, ताकि जिससे कि इजीली मार्केट भी अवेलेबल हो सके। अब जो शहर होंगे उसमें और भी बहुत तरह की सुविधाएं होती हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए, जैसे कि बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, फाइनेंशियल भी हेल्प मिल जाती है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इंडस्ट्रियल लोकेशन के 5 और 6 पॉइंट्स हैं जो हमें अपनी नोटबुक्स में राइट डाउन करने हैं। तो इस कंटेंट में हमने किया डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन नेशनल इकोनॉमी। अब इसकी इम्पोर्टेंस और नेशनल इकोनॉमी में इसकी इम्पोर्टेंस, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, इसमें हम सेम पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने किया कि इंडस्ट्रियल लोकेशन कैसी होनी चाहिए। तो इंडस्ट्रियल लोकेशन के भी आप बच्चे पॉइंट लिखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट कंटेंट में मैं आपको करवाती हूँ कि कितने प्रकार की इंडस्ट्रीज़ होती हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती हैं और मिनरल बेस्ड होती हैं। एग्रो बेस्ड में कौन कौन सी हैं और मिनरल में कौन कौन सी हैं, ये वाला कंटेंट मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करती हूँ। तब तक सभी बच्चे इसको लिखेंगे और वीडियो को ध्यान से सुनकर उस पर कमेंट भी ज़रूर करेंगे, ताकि मुझे पता चले कि मेरे बच्चे ध्यान से इन चैप्टर्स को सुन रहे हैं। ओके बेटा, ध्यान से सुने, समझें और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। ऐसा नहीं कि जो भी आता है बस हम लिखते चले जा रहे हैं। लिखने से पहले 10 बार उसको समझें। इसके बाद मैं 5 या 10 क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन आपके ग्रुप पे डालूंगी जिसका आंसर आपने फाइंड आउट करना है। ओके बेटा, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरा नंबर आप लोगों के पास है, यू कैन कॉल मी इन ऑफिशियल आवर्स। ओके एंड थैंक्स, बाय।